हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक अपने का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है। ये अपन पहला टॉपिक लेके चलेंगे फर्स्ट यूनिट के हिसाब से, और इसके अंदर अपन पहला टॉपिक रहेगा हमारा मैटर के बारे में, यानी पदार्थ क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं भाई नॉर्मली इंट्रोडक्शन के आधार पे कि भाई जो रसायन विज्ञान है वो क्या चीज है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, अब देखो सामान्य परिचय के आधार पर कि भाई रसायन विज्ञान की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी। तो सबसे पहले है कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान जो पदार्थ है, यानी कि पदार्थों, जिसको अपन बोलते हो मैटर है, ठीक है, की संरचना, संगठन तथा गुणों के अध्ययन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और किस आधार पर इसका अपन के अध्ययन किया गया है या किस आधार पर इसको समझाया गया है। तो यदि आधार का पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल है, इनके जो गुण हैं, इन गुणों में या सॉरी इन गुणों को किस आधार पर समझाया। एक तो परमाणु यानी कि एटम तथा अणु यानी मॉलिक्यूल के आधार पर इसको समझाया जा सकता है, के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल इजी सिंपल बात है कि भाई किस आधार पे इसको समझाया गया है, तो परमाणु और अणु के आधार पर। ठीक है, और फिर बात आती है कि भाई इसका क्या उद्देश्य रहा, भाई किस वजह से अपन के इसकी आवश्यकता पड़ी। तो बात करते हैं अपन इसके उद्देश्य की। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य रहा अपन के पदार्थों की प्रकृति को समझना। पहला उद्देश्य था अपन के पदार्थ की प्रकृति को समझना। ठीक है, और दूसरा रहेगा अपन के, पहला तो हो गया पदार्थ की प्रकृति को समझना, दूसरा है अपन के पदार्थों का वर्गीकरण करना। पदार्थों का वर्गीकरण करना। तीसरा अपन के उद्देश्य था तत्व, यौगिक तथा मिश्रण का अध्ययन करना। ठीक है, ये तीन प्रकार के अपन के उद्देश्य थे। ठीक है, इस आधार पे अपन के रसायन विज्ञान की शुरुआत करी। ठीक है, और ध्यान रखना प्रत्येक टॉपिक को अपन 0 लेवल से करेंगे। ठीक है, तो साथ में पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। ठीक है, और अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे देखें, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करें अपन इसके बारे में। तत्व, यौगिक तथा मिश्रण का अध्ययन करना। उसके बाद में बेटा अपन के क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है बेटा ब्रह्मांड।
जो वर्गीकरण है ब्रह्मांड का वो किस आधार पर किया गया है? दो आधार पर किया गया है। पहला तो अपन के द्रव्य के आधार पर, जिसको मैटर बोलते हो, जिसके बारे में आगे अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। दूसरा अपन के ऊर्जा यानी एनर्जी के आधार, ठीक है। तो पहले अपन लेंगे द्रव्य के आधार पर, दूसरा अपन के ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। जैसे टॉपिक खत्म होगा अपन इसके बारे में प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, ताकि नीट और जेईई के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ मैटर। मैटर यानी द्रव्य भी बोल सकते हो और पदार्थ भी बोल सकते हो आप, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब मैटर द्रव्य या पदार्थ क्या चीज है, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी कोई वस्तु जो, सिंपल पॉइंट है, एक तो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, पहला पॉइंट तो ये रहेगा अपन के। दूसरा पॉइंट रहेगा अपन के कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसका द्रव्यमान हो, ठीक है। तीसरा है इसे अपने इंद्रियों से महसूस कर सके। ये सारी चीजें अपन के क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है, ठीक है। जैसे अपन के उदाहरण के तौर पे अपन के ले तो, जैसे उदाहरण में इधर लिख रहा हूं अपन के एग्जाम्पल, जैसे एयर हो गया यानी हवा, जिसको अपन महसूस कर सके, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ अपन के स्थान भी घेरती है। वाटर हो गया, ठीक है, बुक्स हो गई, एनिमल हो गए, स्टोन हो गए, यानी पत्थर है, जल है, वायु है, जीव जंतु है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? अपन के पदार्थ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हेडिंग लगो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है, ठीक है। पहला अपन के फिजिकल यानी भौतिक, दूसरा अपन के केमिकल यानी रासायनिक, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर लिखते हैं जैसे मैटर, जिसके बारे में अपन को अध्ययन करना है, द्रव्य या पदार्थ, ठीक है। जो मैटर है उसको दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला तो अपन के जो भी मैंने बताया फिजिकल, और दूसरा है बेटा अपन के केमिकल, ठीक है। फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकल है उसको फिर आगे दो भागों में डिवाइड, तीन भागों में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा अपन के गैस, ठीक है। और जो केमिकल है, ठीक है, उस केमिकल को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला तो अपन के प्योर सब्सटेंस और दूसरा है अपन के मिक्सचर, ठीक है। और जो प्योर सब्सटेंस है उसको वापस अपन के दो भागों में डिवाइड किया है। पहला अपन के एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, यानी यौगिक, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला अपन के होमोजीनियस
दूसरा है हेटेरोजीनियस। ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो पहला हो गया अपन के मैटर, यानी दो भाग डिवाइड, फिजिकल और केमिकल आधार पे। ठीक है, फिजिकल को वापस तीन भागों में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल को दो भागों में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया है, पहला अपन के एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। और फिर अपन के जो मिक्सर है इसको दो भागों में डिवाइड किया, होमोजीनियस और दूसरा अपन के हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण और हेटेरोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब इन सब के बारे में अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपन इसका जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाओ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसके गुणों के आधार पर अपन इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाता हूं मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण आपको पता है तीन भागों में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसका जो वर्गीकरण है अपन गुणों के आधार पर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले किस प्रकार कि अपन ने यहां लिख दिया गुण। ठीक है, इधर अपन ने ले लिया सॉलिड, उसके बाद में ले लिया लिक्विड, उसके बाद में ले लिया बेटा अपन ने गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, जैसे अपन सॉलिड को मानते हैं लोहे का टुकड़ा है, लिक्विड को मानते हैं अपन एक जल है, 1 लीटर जल ले लिया अपन ने, और एक ले लिया अपन ने गैस। ठीक है, कोई सी भी गैस ले लो अपन के, जैसे ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कोई भी गैस ले लो, उसके आधार पर अपन को क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आकार की बात करें। ठीक है, तो आपको पता है जो भी सॉलिड है, जैसे लोहे का टुकड़ा है, उसका आकार हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, और जो अपन के द्रव है वो रहेगा अनिश्चित, क्योंकि वो अपन के पात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बर्तन है अपन के। ठीक है, गैस भी उसी हिसाब से अपन के अनिश्चित आकार वाली होती है, क्योंकि जिस प्रकार के बर्तन के अंदर अपन इसको अंदर डालेंगे, ठीक है, उसी प्रकार का ये आकार ग्रहण कर लेगी। ठीक है, उसके बाद में आती है अपन के आकार के बाद में आयतन की बात आती है। ठीक है, आयतन 1 किलो का लोहे का टुकड़ा है तो 1 किलो ही रहने वाला है। ठीक है, इसका आयतन निश्चित रहेगा। और द्रव है, इसका भी आयतन निश्चित होता है। और जो गैस है उसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि चाहे आप 1 लीटर के डिब्बे के अंदर 1 लीटर गैस भरोगे तो भी वो आयतन रहेगा। और उसके बाद में यदि उसी 1 लीटर वाले डिब्बे को, ठीक है, आप यदि बड़े कमरे के अंदर खोल दोगे तो भी वो सब जगह क्या हो जाएगा, पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा। तो उसका जो अपन के आयतन है वो निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद में आती है बेटा, पहला हो गया अपन के आकार, दूसरा हो गया आयतन, और तीसरा अपन के आकर्षण बल। आकर्षण बल हमेशा सॉलिड के अंदर ज्यादा होता है, सबसे अधिक। और जो लिक्विड है उसमें क्या रहेगा, अपन के मध्यम रहेगा, क्योंकि अणु ठोस की अपेक्षा क्या रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं। और जो गैस है उसमें तो अपन के बहुत कम या नगण्य के बराबर मान लो आप। ठीक है, तो कम लिख देते हैं अपन, कम। ठीक है, फिर बात आती है अपन के कणों के बीच की दूरी। कणों के बीच की दूरी। ठीक है, और कणों के बीच की दूरी तो आपको पता है, आकर्षण बल अधिक है तो कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, इसमें अपन इसकी अपेक्षा अधिक रहेगी तो अपन इसको मध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक रहेगी बेटा, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल जो है वो क्या रहता है, अपन के बहुत नगण्य के बराबर होता है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, भाई किस प्रकार के हैं, तो अपन उदाहरण लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें जैसे लोहा ले लिया अपन ने, ठीक है, लकड़ी ले ली, सोना ले लिया। ठीक है, ये सारे के सारे अपन किसके उदाहरण है, सॉलिड के। और लिक्विड की जैसे अपन के जल हो गया, दूध हो गया, अल्कोहल हो गया, पारा हो गया, तेल हो गया,
ये सारे के सारे अपन के किसके एग्जाम्पल है, लिक्विड के। और जो अपन के गैस है उसमें अपन के जैसे हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। ये सारे के सारे अपन की क्या है, इनका वर्गीकरण के आधार पर इनके गुण है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इनकी अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन के बारे में अपन पढ़ेंगे। और जो अवस्था परिवर्तन है, ठीक है, वो हमेशा तापमान व दाब के प्रभाव से होता है, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ठीक है। अब अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आप देखो। जब कोई पदार्थ ताप यानी टेम्परेचर या दाब प्रेशर के प्रभाव से एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदलता है, उसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक अवस्था एक रूप से दूसरी अवस्था कैसे, जैसे ठोस है वो किस में चेंज हो गया, द्रव में या गैस में चेंज हो गया, या ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया, इस प्रकार अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे सॉलिड, ठीक है, और एक तरफ लेते हैं अपन लिक्विड, ध्यान रखना लिक्विड यानी द्रव, और एक तरफ लेते हैं बेटा गैस, ठीक है। सॉलिड ले लिया, लिक्विड ले लिया और गैस ले लिया, ठीक है। अब अपन सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन करेंगे सॉलिड का लिक्विड में, फिर लिक्विड का अपन किस में चेंज करेंगे, वापस सॉलिड में, ठीक है। फिर अपन लिक्विड का चेंज करेंगे गैस में, और गैस का वापस चेंज करके किस में देखेंगे अपन, लिक्विड में, और फिर गैस का सॉलिड में, और सॉलिड का वापस गैस के अंदर, ठीक है। ये इस प्रकार का जो परिवर्तन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कई बार छोटा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है अपन की, जो सॉलिड है, ठीक है, उसको जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा गलन, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो फ्यूजन, ठीक है। जैसे अपन का जो बर्फ है वो चेंज हो गया अपन के पानी के अंदर, या आप इसको आप जल बोल सकते हो, और बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है, वो होता है बेटा हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद में जो अपन के जो लिक्विड है वो वापस यदि सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको बोला जाता है बेटा जमना, यानी कोई भी चीज जम जाती है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। जैसे जो पानी है वो वापस किस में चेंज हो गया, बर्फ में चेंज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन का जो लिक्विड है, ठीक है, वो यदि गैस में चेंज हो रहा है तो उसको बोला जाता है संघनन, ठीक है, यानी कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं तो जो वाष्प है, ठीक है, सॉरी अपन, हाँ संघनन बोला जाता है बेटा इसको, संघनन बोला जाता है अपन के गैस लिक्विड में चेंज होता था, और जो अपन के वाष्पीकरण है, ठीक है, उसको बोला जाता है लिक्विड का किस में चेंज होना, गैस में चेंज होना। ठीक है, तो मैंने इसके चिन्ह को थोड़ा उल्टा लगा दिया, इसको इस प्रकार लगाना था अपन के। ठीक है, तो ये होगा बेटा अपन के वाष्पीकरण, या फिर इसको अपन उल्टा ही ले लेते हैं चिन्ह को, ठीक है, ताकि इजी रहेगा, कंफ्यूज नहीं हो बार बार। ये अपन ने इसको इस प्रकार चेंज कर दिया, इसको इस प्रकार चेंज कर दिया। ठीक है, फिर बाहर वाले को अपन को इस प्रकार चेंज करना है, इसको इस प्रकार चेंज करना है। ठीक है, अब इजी हो गया। ठीक है, ताकि याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो लिक्विड जो गैस में चेंज हो रहा है वो रहेगा अपन के वाष्पीकरण। ठीक है, और वाष्पीकरण को क्या बोला जाता है, वेपरेशन। वेपरेशन, ठीक है, और वेपरेशन यानी कि जो जल है वो किस में चेंज हो रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसको बोला जाता है बेटा संघनन, यानी कि किस में चेंज हो रहा है, गैस चेंज हो रही है अपन के लिक्विड के अंदर। कंडेंसेशन, और इसका एग्जाम्पल क्या रहेंगे अपन, जो वाष्प है वो वापस किस में चेंज हो जाएगी, जल में चेंज हो जाएंगी, वाष्प जल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आती है अपन के गैस है, जो यदि डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उदरपातन। उदरपातन, ठीक है, और उदरपातन को क्या बोला जाता है अपन के, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, और इसमें जो गैस है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में। तो इसका जो एग्जांपल है वो जैसे अपन के कपूर हो गया, ठीक है, और आइस हो गया अपन के, ठोस आइस बोल सकते हो इसको, या फिर आप ड्राई आइस। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक, जैसे जो आयोडीन होता है, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो NH4Cl। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो गैस है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में, वो किस में, इसको क्या बोलते हैं अपन, उदरपातन, कपूर, ड्राई आइस, आयोडीन और NH4Cl। ठीक है, अब यदि वापस सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है, और निक्षेपण को क्या बोला जाता है अपन के, डिपोजियन। डिपोजियन, ठीक है, यानी निक्षेपण। और इसका जो अपन के एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जो जल वाष्प होती है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, बर्फ में चेंज होती है। जल वाष्प वो डायरेक्ट चेंज होगी बेटा बर्फ के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे अपन के क्या हो गए, एग्जाम्पल सहित हो गए, पानी बर्फ में चेंज हो रहा है। ठीक है, और जल का यदि क्वथनांक पूछ लिया जाए, ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं अपन के, जल का क्वथनांक, ठीक है, वो होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं क्लाउड में बंद कर रहा हूं, ठीक है, और ये भी अपन के क्लाउड में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपन के कहीं ना कहीं अपन के अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको गलन बोला जाता है। ठीक है, और जब लिक्विड वापस सॉलिड के अंदर चेंज होता है तो उसको जमना बोला जाता है। लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, और वाष्प से डायरेक्ट यदि वापस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको अपन संघनन बोलेंगे। और जब गैस सॉलिड में चेंज होगी तो उदरपातन, और जब ठोस वापस गैस में चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे निक्षेपण। ठीक है, तो ये होता है अपन के अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे पढ़ते हैं अपन। अब कुछ अवस्था परिवर्तन के जो मुख्य मुख्य नोट है वो लिखो आप। सबसे पहला अपन का नोट है, जब अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो जो तापमान है वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अपन के, अवस्था में
परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है, परंतु ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। इसे गुप्त ऊष्मा, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा जिसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। यानी कि गुप्त ऊष्मा है, जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो तापमान तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन उसकी ऊष्मा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। या तो उत्सर्जन होगा या फिर अपन के क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। अब जो गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, इसके दो प्रकार है भाई, गुप्त ऊष्मा के दो प्रकार है, ठीक है। पहला तो है अपन के जो गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, और दूसरा है अपन के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब देखो परिवर्तन किस प्रकार होता है, यानी जो ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इधर लिख दिया अपन के परिवर्तन, और इधर मैं लिख रहा हूं अपन के ऊर्जा, ठीक है। ध्यान से देखना, जब ठोस है, जब द्रव में चेंज होगा, ठीक है, तो हमेशा ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी, ठीक है। और यदि जो द्रव है वो यदि गैस में चेंज हो रहा है, द्रव यदि अपन के गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो भी ऊर्जा क्या होगी, अपन के अवशोषित होगी। और जो गैस है वो यदि अपन के द्रव में चेंज हो रही है, उल्टा चल रही है, ठीक है, तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जो अपन के द्रव है वो यदि वापस ठोस में चेंज हो, द्रव ठोस में यदि चेंज हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ठीक है। ये होता है अपन के ऊर्जा का परिवर्तन, ठीक है। अब देखो कुछ नोट इंपोर्टेंट और भी है, ठीक है, तो नोट लगा के लिखो आप। जो ऊर्जा होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या काम करती है, अपन के इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, यानी अंतराण्विक जो बल होता है, ठीक है, उनको तोड़ने में खर्च होती है, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे इंटर मोलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में खर्च होती है, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो प्रेशर बढ़ने पे पड़ता है, प्रेशर बढ़ने पर बढ़ता है, ध्यान रखना आप। किसी भी बर्तन के अंदर यदि जल को डाल के अपन यदि गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे उसका दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और एक पॉइंट और है, वो है अपन के तापमान बढ़ते समय दो स्थानों पर तापमान स्थिर रहता है, तापमान बढ़ते समय दो स्थानों पर
तापमान हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। अब वो दो स्थान कौन कौन से हैं? एक तो रहेगा बेटा इसमें मेल्टिंग पॉइंट, इस पर हमेशा तापमान स्थिर रहता है, और एक होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों जगह हमेशा जो तापमान है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, और इस दौरान जो अपन के ऊष्मा होती है, ठीक है, इस दौरान जो ऊष्मा होती है, ठीक है ना, वो क्या काम करती है बेटा? लेटेंट हीट के रूप में खर्च होती है, के रूप में खर्च होती है। ठीक है, और लेटेंट हीट का मतलब क्या है? अपन के गुप्त ऊष्मा के रूप में, ठीक है ना, इस रूप में खर्च होती है। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये तो हो गया अपन के फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, आपको पता है। पहला अपन के प्योर सब्सटेंस, और सेकंड है अपन के मिक्सर। अब शुद्ध पदार्थ किसको बोला जाता है? शुद्ध पदार्थ बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। अपन कोई भी कण है या कोई अभिकर्मक है, ठीक है, उस रूप में यदि कोई पदार्थ है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जिसको अपन भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज क्या कहलाता है? अपन के प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो पहले अपन हेडिंग लगाते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन यदि लिखना चाहे तो बिल्कुल इजी है। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें कण किस रूप में रहेंगे भाई अपन के? जिसमें कण या तो अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, या कणों के रूप में, कण या अभिकर्मक के रूप में उपस्थित तथा तथा इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्योर सब्सटेंस। और ये दो प्रकार के होते हैं, इसके दो प्रकार है। फर्स्ट है अपन के एलिमेंट, और दूसरा है अपन के कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है, अब आप इसको लिखो। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ इसमें एलिमेंट के बारे में। ठीक है, नंबर एक है अपन के एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि तत्व। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के कण होंगे, ठीक है, या एक ही प्रकार के परमाणु बोल सकते हो आप। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, ऐसे शुद्ध पदार्थ पदार्थ जिसमें केवल
एक ही प्रकार के कण या परमाणु होते हैं और इसे रासायनिक या भौतिक विधि से पदार्थों में नहीं जोड़ा जा सकता। इसे भौतिक या रासायनिक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। नहीं तोड़ा जा सकता, उसको क्या बोला जाता है? अपन के तत्व बोला जाता है। ठीक है, अब जो तत्व है वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं बेटा। पहला अपन के धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, धातु की बात करें अपन तो कौन कौन से हैं? जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गई, एक्टिनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये सारी की सारी धातु हैं अपन। ठीक है, और अधातु की बात करें तो जैसे अपन के H2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया। ये सब मैंने 2 इसलिए लिख रहा है क्योंकि प्रकृति में कोई भी अपन के जो गैस के अणु है वो, ठीक है, वो हमेशा अणु के रूप में रहते हैं, ना कि परमाणु के रूप में। ठीक है, अब बात आती है अपन के जो उपधातु यानी सब मेटल, जिसको अपन जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया और टेल्यूरियम हो गया, ये क्या अपन के उपधातु है। ठीक है, तो ये हो गया अपन के किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अपन के सेकंड, कंपाउंड। ये वैसे टॉपिक आप पिछली क्लासों में पढ़ रखे हो। कंपाउंड यानी यौगिक। ठीक है, अब यौगिक किसको बोला जाता है? बिल्कुल सिंपल है, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़े हो, उसे क्या बोलते हैं? अपन यौगिक बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई अपन के, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा शुद्ध पदार्थ, ऐसा शुद्ध पदार्थ, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या रहेंगे भाई? भिन्न प्रकार के परमाणु, भिन्न प्रकार के परमाणु, और दूसरा रहेगा अपन के निश्चित अनुपात में जुड़े हो। यहां लिख रहा हूं मैं, निश्चित अनुपात में जुड़े हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपन के कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल की बात करें अपन, ठीक है, तो जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, चाहे कोई सा भी ले लो आप, जैसे H2 हो गया, NH4Cl हो गया, या HClO4 हो गया, क्लोरेट हो गया, HNO3 हो गई, ये सारे के सारे अपन के क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में अपन इसकी विशेषता पढ़ते हैं भाई, कंपाउंड की क्या विशेषता होती है अपन के विशेषता के बारे में कंपाउंड की। ठीक है, विशेषता क्या है? नंबर 1 है अपन के कि जो शुद्ध पदार्थ हैं, ठीक है, उनके घटकों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। घटकों का अनुपात निश्चित होता है भाई। ठीक है,
घटकों का जो भी अनुपात है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और रासायनिक विधि के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, जबकि आपको पता है जो शुद्ध पदार्थ में जो तत्व हैं उनको रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना। और जो गुण हैं वो अपने घटक से अलग होते हैं, से अलग होते हैं। जैसे अपन के जो जल है, ठीक है, वो किससे बनता है बेटा, अपन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि जल क्या है अपन के, लिक्विड है। ठीक है। उसके बाद में आज बात आती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिकों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है अपन के कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, और दूसरा है बेटा अपन के इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, सुक्रोज, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो तेल, वसा, हाइड्रोकार्बन के जितने भी व्युत्पन्न हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, जितने भी है सारे के सारे किस में आएंगे बेटा, अपन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, उसके एग्जांपल की बात करें अपन तो जैसे हो गया HCl हो गया, H2 हो गया। कहने का मतलब है जिसमें कार्बन या ऑक्सीजन दोनों साथ में नहीं हो, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन भी हो सकती है, लेकिन दोनों साथ में नहीं रहना। जो दोनों साथ में नहीं है इसका मतलब वो क्या है, अपन के इनऑर्गेनिक है। जैसे H2O के अंदर देखो ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। ठीक है। और जैसे अपन के H2SO4, ठीक है, जैसे CO2 हो गई, इसमें कार्बन आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। ठीक है। HClO4 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गई। ये सारे के सारे अपन के क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है। उसके बाद में बात आती है बेटा, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, यानी यौगिकों के बारे में। ये हो गया अपन के प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट भाग हो गया। उसके बाद में सेकंड भाग है बेटा मिश्रण यानी मिक्सचर, जिसको अपन बोलेंगे नंबर 2 है मिक्सचर यानी मिश्रण। और मिश्रण का तो आपको पता ही है, कोई भी दो कंपोनेंट मिलकर किसी भी अनुपात में, ठीक है, जो अपन के मिश्रण तैयार करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। तो इसका बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, भाई ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात, अनुपात फिक्स नहीं है बेटा इसका, किसी भी अनुपात में मिलते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है। और मिश्रण का आपको पता है दो प्रकार होते हैं, एक तो समांगी होता है, दूसरा विषमांगी होता है। समांगी है, ठीक है, और दूसरा विषमांगी यानी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ठीक है। इसकी विशेषता की बात करें अपन, ठीक है, तो जो विशेषता है वो क्या रहेगा, इसका अनुपात है वो निश्चित नहीं है, अनुपात
निश्चित नहीं, दूसरा अपन के है, पहला तो गया अनुपात निश्चित नहीं, और दूसरा इसको अपन भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, जैसे छानना है, ये सारी भौतिक विधि के अंदर आता है, भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मिश्रण के गुण है, ठीक है, वो बेटा जो अपन उसके अंदर घटक मिला रहे हैं, ठीक है, उन घटकों के जैसे ही होते हैं, मिश्रण के गुण उसके घटकों के समान होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो अब उसके बाद में अपन के जैसे अनुपात निश्चित नहीं रहेगा, भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है, और मिश्रण के गुण उसके घटकों के समान होते हैं, और उसके बाद में इसके प्रकार पढ़ेंगे बेटा अपन कि भाई होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपन के टाइप ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर के अंदर है अपन के, पहला तो है होमोजीनियस और दूसरा है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ठीक है, यानी समांगी और दूसरा विषमांगी, ठीक है। पहले आप इसका, चलो पहले अपन होमोजीनियस कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन टॉपिक के हिसाब से करते हैं।